नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 8 की हिंदी। क्लास 8 की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अपने शब्द विचार टॉपिक में विकारी शब्दों को, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है यहाँ पर संज्ञा। तो संज्ञा क्या है? एक विकारी शब्द है। और उससे पहले संज्ञा किसे कहते हैं ये मैंने आपको यहाँ पर बताया। संज्ञा की परिभाषा मैंने आपको यहाँ पर बताई कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी कि जितने भी नाम वाले शब्द हैं उन सभी को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि आप लोग अपने आसपास की चीजों को किससे पहचानते हैं। तो हम अपने आसपास की चीजों को नाम से पहचानते हैं। तो उसी के आधार पर मैंने बताया था कि कहीं पर हम कहते हैं कक्षा, कहीं पर जब हम एक ही व्यक्ति का नाम लेते हैं, कहीं पर हम समूह का नाम लेते हैं, कहीं पर हम कहते हैं अध्यापक, कहीं पर हम कहते हैं पिताजी। तो यहाँ पर इसी आधार पर हमने जो शब्द हैं उनके काफी सारे संज्ञा जो है उनके काफी सारे भेद यहाँ पर मैंने आपको बताए। जैसे मैंने कहा मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं: जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। और आपको मैंने यहाँ पर 2 भेद और बताए। 2 भेद कौन कौन से? 2 भेद हैं आपके समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था वो था हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए क्लास 8 में आप लोग हैं और ये सारी चीजें आप शुरुआत से पढ़ते आते हैं, तो ये बहुत ज्यादा टफ नहीं है आप लोगों के लिए। तो इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा हमने पढ़ी कि किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध कराने वाले शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो किसी विशेष स्थान, व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध कराता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए भारत, कालिदास। देखिए बहुत सारे देश होते हैं, उनमें हमने एक स्पेसिफिक नाम लिया भारत। बहुत सारे कवि हैं, उनमें हमने केवल एक नाम लिया कालिदास। गंगा, देखिए अगर मैं इसी को यहाँ पर देश लिख दूं या कवि लिख दूं या नदी लिख दूं या भगवान लिख दूं, तो ये सब क्या है आपके? ये आपके एक तरह से जातिवाचक संज्ञा आपकी ये हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने जातिवाचक संज्ञा ना पढ़कर अभी हमने केवल यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ी है, जो कि किसी एक व्यक्ति के विषय में बोध कराती है, किसी एक व्यक्ति के बारे में बताती है। तो यहाँ पर काफी एग्जाम्पल भी लिखवाए थे और उसके बाद मैंने आपको बताया था जातिवाचक संज्ञा किससे कहते हैं। दूसरा हमने जातिवाचक संज्ञा पढ़ा, तो जातिवाचक में जिन संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार के, एक जैसे समस्त प्राणियों का बोध होता है, यानी कि एक जैसे समस्त प्राणियों का बोध जहाँ पर होता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था अध्यापक, तो किसी एक अध्यापक का नाम ना लेकर सबको हमने एक ही समूह में रखा। कक्षा, कक्षा क्या है? ये भी आपका एक तरह से ग्रुप है, तो इसको आप जातिवाचक और समूहवाचक में भी रख सकते हैं। छात्र शब्द यहाँ पर आता है छात्र, ठीक है, तो छात्र शब्द भी आपका जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया पहाड़, अगर मैं केवल माउंट एवरेस्ट लिखूं, ठीक है, माउंट एवरेस्ट अगर मैं लिखूं तो वो क्या है? आपका एक नाम है और उसको हम कहेंगे आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर केवल पहाड़ में कहूं तो ये है आपका जातिवाचक संज्ञा। इसी तरह से नदी, ठीक है, केवल अगर यदि एक नदी को कहूं तो वो क्या है आपकी? नदी जो एक है वो क्या है? जातिवाचक। अगर गंगा कहूं तो वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, किसी एक पुस्तक का नाम लूं तो वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन केवल पुस्तक लिखूं तो वो है जातिवाचक। सभा, सभा में जितने भी लोग हैं उनमें से किसी एक का नाम यदि लूं तो वो है आपका एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन सभा में जो बहुत सारे लोग हैं वो है जातिवाचक। गाय, ठीक है, इसी तरह से सड़क, छात्र, ये सब आपकी जातिवाचक संज्ञा है।
उसके बाद मैंने आपको यहाँ पर हेडिंग डाली थी भाववाचक संज्ञा। तो जो संज्ञा शब्द किसी वस्तु व्यक्ति के गुण दोष, ठीक है, जो संज्ञा शब्द, नोट कीजिए सबसे पहले, जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति के, जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति के गुण दोष, ठीक है, इसमें आपका सारी चीजें आ जाती हैं जो मैं आपको लास्ट सेशन में बताई थी। दशा, दशा भाव, इसको इस तरह से लिखेंगे, दशा भाव, अवस्था, ठीक है, किसी भी व्यक्ति के गुण दोष, दशा, अवस्था, स्वभाव आदि का बोध कराता है। ठीक है, जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति के गुण दोषों का, दशा, भाव का, अवस्था, स्वभाव का बोध कराता है, उसे हम कहते हैं, बोध कराता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति के गुण, दोष, दशा, अवस्था, भाव, स्वभाव आदि का जो बोध कराता है उसे गुणवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण के लिए, जैसे अब हमने कहा किसी व्यक्ति के गुण दोष, ठीक है, किसी व्यक्ति के गुण दोष, जैसे ममता, ठीक है, ममता यानी कि किसी के लिए मन में स्नेह, ठीक है, बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, ठीक है, अवस्था की बात की, बाल्यावस्था। इसी तरह से चतुराई, ठीक है, चतुराई, शिक्षा, ठीक है, या स्वास्थ्य, स्वास्थ्य, घबराहट, ठीक है, और यहाँ पे जैसे लिख सकते हैं बचपन, बुढ़ापा, ठीक है, ये सारी चीजें क्या है? आपके भाववाचक संज्ञा शब्द है। ये क्या है? भाववाचक संज्ञा शब्द है, जो किसी भी व्यक्ति के गुण दोष, दशा, भाव, अवस्था, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं। तो इस तरह से हमारा तीसरा भेद भी यहाँ पर क्लियर हुआ। और देखिए, ये टॉपिक जो है बहुत ही ज्यादा इजी है, संज्ञा टॉपिक। तो ये आप केवल रिवीजन के तौर पर यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि जो एक तरह से नोट डाउन आपने सब करना है, याद आपने सब करना है। घर पर जाकर कुछ और एग्जाम्पल्स इससे रिलेटेड भी आपने लिखने हैं। तो ये आपने एक तरह से जो आपको पहले से याद है उन चीजों से रिलेट करके आपने ये याद करना है। ठीक है, भाववाचक संज्ञा। तो फिर मैंने आपको बताया कि इसका चौथा भेद भी मैंने आप लोगों को बताया है, जिसको कहते हैं समूह या समुदाय वाचक। ठीक है, क्या कहते हैं? समूह या समुदाय वाचक। समुदाय वाचक संज्ञा, समूह या समुदाय वाचक संज्ञा किसे कहते हैं? समूह या समुदाय वाचक संज्ञा। तो जैसे शुरुआत में व्यक्तिवाचक पढ़ा, केवल एक व्यक्ति के बारे में,
जातिवाचक यानी कि जो एक जैसे व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों के बारे में बताए, जातिवाचक। अब यहाँ पर नाम से ही पता चल रहा है कि ग्रुप की बात की जा रही है, समूह की बात की जा रही है, झुंड की बात की जा रही है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर समूह या समुदाय वाचक में? किसी समूह या समुदाय का बोध कराने वाले, किसी समूह या समुदाय का बोध कराने वाले शब्दों को समूह वाचक संज्ञा कहते हैं। जो समूह या समुदाय का बोध कराए तो उसे क्या कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। चलिए, समूहवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल अब आप देंगे, क्योंकि अभी तक आपको कंफर्म हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा कि समूह या समुदाय होता क्या है। समूह या समुदाय होता क्या है ये आपको अभी तक क्लियर हो गया होगा। तो कौन देगा एग्जाम्पल समूहवाचक संज्ञा के? देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर बात की समूह की, तो सेना। अब सेना जो है, इसमें एक व्यक्ति तो होता नहीं है ना? ये पूरा क्या है? सैनिकों का एक समूह है, सैनिकों का एक ग्रुप है। ठीक है, इसी तरह से कक्षा। अब कक्षा में एक बच्चा तो नहीं होता है, बहुत सारे बच्चे होते हैं। ठीक है, इसीलिए कक्षा। और दूसरा है भीड़। भीड़, अब जब बहुत सारे लोग हैं तभी तो भीड़ होती है। एक या दो व्यक्तियों को हम भीड़ नहीं कहते। जब 5-6 लोग भी अगर खड़े होते तो हम कहते हैं अरे यार आज यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों है। ठीक है ना? और जब बहुत सारे लोगों का समूह होता है, कोई जुलूस निकल रहा होता है, कोई एक तरह से सम्मेलन हो रहा होता है, तो उसमें भी हम कहते हैं कि यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई है। ठीक है, तो ये है आपका समूह या समुदाय वाचक संज्ञा। और इसमें आपका जैसे पुलिस बल, पुलिस बल, तो पुलिस भी आपकी कभी भी अकेले नहीं आती, पुलिस भी अपने पूरे सेना के साथ आती है, पूरे समूह के साथ आती है। ठीक है, तो ये सारे हैं आपके समूह या समुदाय वाचक शब्द। अब इसके बाद चार देखिए हमने यहाँ पर पढ़ लिए हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा हमने पढ़ा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा हमने पढ़ा भाववाचक संज्ञा, चौथा हमने पढ़ा समूह या समुदाय वाचक संज्ञा, पांचवा एक और शब्द हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं, वो है द्रव्यवाचक संज्ञा। देखिए, इसमें आप कुछ और उदाहरण आप लिख कर लाएंगे, यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल आप लिख कर लाएंगे समूह या समुदाय वाचक में। अगला आगे बढ़ते हैं नंबर 5 की तरफ, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। अब देखिए, द्रव्यवाचक संज्ञा जो होती है ना, द्रव्य का अर्थ होता है कोई भी पदार्थ। ठीक है, द्रव्य का क्या अर्थ होता है? कोई भी पदार्थ। तो अब आप इसको पहले परिभाषा को देखिए और फिर इसके एग्जाम्पल से आप समझेंगे कि किसे कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य, द्रव्य अर्थात क्या लिखेंगे? या पदार्थ का बोध होता है, या पदार्थ का बोध होता है। और ये पदार्थ क्या होते हैं? जिनसे कोई चीज बनाई जाती है, जिनसे कोई चीज बनाई जाती है उसे हम कहते हैं द्रव्य या पदार्थ। ठीक है, तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, उसे
द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अब एग्जाम्पल देख लीजिए, उदाहरण देख लीजिए। जैसे विभिन्न खाद्य पदार्थ, जैसे विभिन्न खाद्य पदार्थ, कौन कौन से? जो कि विभिन्न खाद्य पदार्थ जिससे बनते हैं। अब जैसे और बाकी, जैसे आपके सोना, चांदी, इससे क्या बनते हैं? आभूषण। इससे क्या बनते हैं? सोना चांदी से आभूषण बनते हैं। ठीक है, इसी तरह से आपका लकड़ी, इससे क्या बनता है? बहुत सारे दरवाजे बनते हैं, फर्नीचर बनता है। ठीक है, पेट्रोल, पेट्रोल या तेल, तेल, पेट्रोल, इससे क्या होता है? गाड़ियां चलाई जाती हैं। ठीक है, तो जितने भी खाद्य पदार्थ हैं विभिन्न प्रकार के, और जैसे आभूषण, सोना चांदी, जिस जो आभूषण होता है वो आपका द्रव्य है, लकड़ी आपका द्रव्य है, या जो तेल और पेट्रोलियम है वो आपका द्रव्य है। ठीक है, तो इस तरह से जिनसे क्या होता है, किसी द्रव्य पदार्थ या किसी पदार्थ का बोध होता है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो ये सारे शब्द आपके द्रव्यवाचक संज्ञा हैं। जितने भी आपके खाद्य पदार्थ हैं, जैसे आपके गेहूं चावल, ठीक है, जैसे गेहूं चावल, इनसे भी आपके विभिन्न प्रकार के खाद्य बनाए जाते हैं। ठीक है, गेहूं से भी बहुत सारी चीजें बनती है, चावल से भी बहुत सारी चीजें बनती है, सोना चांदी जिससे बहुत सारे आभूषण भी बनते हैं, मूर्तियां बनती हैं, और बहुत सारी चीजें बनती है। लकड़ी से भी बहुत सारी चीजें बनाई जाती है, फर्नीचर बनाया जाता है, डेकोरेशन का सामान बनाया जाता है, मकान, खिड़कियां बनाई जाती हैं, घर बनाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद तेल, पेट्रोल जो है ये भी आपका पदार्थ है। और एक तरह से इसको हम द्रव्य, यानी कि इसको हम लिक्विड। अब यहाँ पर ये सब चीजें जो है आप देखेंगे कि ये द्रव्यवाचक संज्ञा का प्रयोग ज्यादातर एक वचन में किया जाता है। ये आप याद रखेंगे कि द्रव्यवाचक संज्ञा का प्रयोग एक वचन में किया जाता है। द्रव्यवाचक संज्ञा का प्रयोग एक वचन में किया जाता है। ठीक है, तो ये है आपका पांचवा भेद भी हमने यहाँ पर पढ़ लिया, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो देखिए, क्लियर हुआ आपको? यहाँ पर संज्ञा के पांचों भेद क्लियर हुए। सबसे पहला कौन सा भेद है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसमें किसी विशेष व्यक्ति के बारे में जब हम बात करते हैं, किसी एक का नाम लेकर जब हम बात करते हैं तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक में एक जैसे व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थानों, प्राणियों आदि का जब बोध होता है तो उसे व्यक्ति जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक में किसी व्यक्ति के गुण, दोष, स्वभाव, अवस्था, दशा, भाव आदि का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और आपका फिर उसके बाद जो अगले हैं द्रव्यवाचक संज्ञा और समूह या समुदाय वाचक संज्ञा, वो भी हमने यहाँ पर पढ़ लिया है। अब देखिए, बहुत ही जरूरी चीज जो है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा में प्रयोग कैसे होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा में प्रयोग, व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा में प्रयोग। देखिए, यही चीजें आपको कंफ्यूज करने वाली होती हैं, यहीं पर आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको एक बार आप समझ लीजिए। व्यक्तिवाचक, आप सभी को पता है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, और आप सभी को पता है जातिवाचक संज्ञा क्या होती है। तो कैसे
व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग संज्ञा के रूप में प्रयोग कैसे किया जाता है वो आप यहाँ पर देखिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा में प्रयोग। अब क्या होता है, जब व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है किसी एक व्यक्ति का बोध ना कराकर, जब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी एक व्यक्ति का बोध ना कराकर, अब ध्यान दीजिएगा, क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा तो किसी एक व्यक्ति का बोध कराती है, इसीलिए तो उसका नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो यदि जब व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी एक व्यक्ति का बोध ना कराकर किसी विशेष व्यक्ति के लिए रूढ़ हो जाती है, किसी विशेष व्यक्ति के लिए रूढ़ हो जाती है, तो तब उसे क्या कहते हैं, तब वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। तब वह जातिवाचक, अब देखिए कैसे हुई व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक में परिवर्तित, तब वह जातिवाचक संज्ञा हो जाती है, संज्ञा हो जाती है। अब देखिए कंफर्म है व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं, कंफर्म है जातिवाचक किसे कहते हैं, लेकिन हमने कहा जब व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है किसी एक विशेष व्यक्ति का बोध न कराकर, किसी व्यक्ति का बोध ना कराकर किसी एक विशेष व्यक्ति के लिए रूढ़ हो जाती है, तो उसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और अब देखिए कैसे ये एग्जाम्पल आपको ये बताएगा, इस चीज को क्लियर करेगा। जैसे कर्ण, ये मैंने आपको एग्जाम्पल पहले भी दिया था, कर्ण महादानी था, कर्ण महादानी था। अब देखिए यहाँ पर कर्ण को कौन कौन जानता है, सबसे पहले तो ये बताइए, कैसे पता चलेगा आपको ये वाक्य कर्ण महादानी था। देखिए जो कुंती पुत्र सूर्य पुत्र और जो सूर्य के आशीर्वाद से जो प्राप्त कुंती के पुत्र थे, पांडवों से पहले जो पुत्र उनके थे, 5 पांडवों के जो भाई थे कर्ण, वो बहुत ही बड़े दानवीर थे, बहुत बड़े दानी थे। उन्होंने सूर्य के द्वारा दिए गए उनको जो कवच और कुंडल थे वो भी दान कर दिए थे, और एक तरह से बहुत महादानी थे वो। तो कर्ण महादानी था। अब देखिए बहुत ही सिंपल सा वाक्य यहाँ पर लिखा हुआ है, कर्ण महादानी था। तो हमने यहाँ पर कर्ण शब्द किसी एक व्यक्ति के लिए, किसी एक विशेष व्यक्ति के लिए प्रयोग किया है, तो ये यहाँ पर जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि यहाँ पर केवल एक व्यक्ति के लिए ये प्रयोग किया जा रहा है, इसीलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आजकल कर्ण नहीं कंश मिलते हैं, आजकल कर्ण नहीं कंश मिलते हैं। अब देखिए ये वाले वाक्य को देखिए, कर्ण महादानी था, क्लियर हुआ, कर्ण महादानी था, एक व्यक्ति के लिए केवल प्रयोग किया गया है, तो इसीलिए इसको सीधे सीधे हमने लिख दिया व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन यहाँ पर अब देखिए क्रिया, देखिए मिलते हैं, बहुत सारे व्यक्तियों के बारे में बात की है और एक जैसे व्यक्तियों के बारे में बात की है कि आजकल कर्ण नहीं कंश मिलते हैं। कंश कौन थे, कंश कौन था, कृष्ण जो थे हैं भगवान कृष्ण, उनके मामा, जिन्होंने कृष्ण पर बहुत सारे अत्याचार किए, उनकी माता पर देवकी वसुदेव पर बहुत सारे अत्याचार किए, और उसके बाद कृष्ण ने लास्ट में उनका वध कर दिया। तो आजकल कर्ण नहीं कंश मिलते हैं।
देखिए सगे भाई होकर, देवकी के सगे भाई होकर उन्होंने बहुत ज्यादा कष्ट दिए अपनी बहन को, ये जानते हुए कि क्योंकि वो बहुत ज्यादा अत्याचारी हो गए थे, बहुत ज्यादा अनाचारी हो गए थे। वो चाहते थे, उनके अंदर बहुत ज्यादा घमंड आ गया था, वो चाहते थे लोग भगवान की पूजा ना करके उसकी पूजा करें। और जब भगवान ने देखा कि उसका अत्याचार बढ़ता जा रहा है, उसका अनाचार बढ़ता जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि तेरी बहन के का पुत्र ही तेरा वध करेगा, तेरा सर्वनाश का कारण बनेगा। तो इस तरह से उन्होंने क्या किया, देवकी और वसुदेव को क्या कर दिया, कैद में बंद कर दिया, कैद में बंद किया। और वहां उनके जितने भी पुत्र होते जाते थे, जितने भी बालक होते जाते थे, वो उन्हें मारता जाता था। तो इस तरह से उसका अत्याचार बहुत बढ़ गया था। और जब भी संसार में अत्याचार बढ़ता है, अनाचार बढ़ता है, भगवान उसको खत्म करने के लिए तुरंत आ जाते हैं। तो कृष्ण नहीं, आज कर्ण नहीं कंस मिलते हैं। कंस यानी कि जो अपनों को ही परेशानी में डालते हैं, अपनों को ही दुख देते हैं, अपनों को ही कष्ट देते हैं। और कर्ण यानी कि महादानी। तो आज के टाइम में अब देखिए, कंस भी एक स्पेशल व्यक्ति हो गया। अगर मैं इसको अलग से लिखूं तो ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कर्ण भी अगर मैं अलग से लिखूं तो ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन जब हम इसका एक तरह से कहते हैं कि आजकल कर्ण नहीं कंस मिलते हैं, तो आजकल कर्ण के जैसे यानी कि बहुत सारे लोगों के बारे में बात की है कि आजकल कर्ण के जैसे नहीं बल्कि कंस के जैसे लोग मिलते हैं। तो यहाँ पर ये जो कर्ण शब्द है, अभी तक ये जो कर्ण शब्द यहाँ पर केवल व्यक्तिवाचक संज्ञा बना हुआ था, अब ये कर्ण यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग होने लगा है। आजकल कर्ण नहीं कंस मिलते हैं। तो आजकल बहुत सारे लोग जो है, बहुत सारे लोगों के विषय में कहा है कि आजकल कंस जैसे महादानी नहीं होते लोग, जो अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दे, सर्वस्व त्याग कर दे, दान कर दे। तो आजकल कर्ण नहीं कंस मिलते हैं। तो कर्ण और कर्ण जो है एक ही शब्द है। तो अब इसके जस्ट अपोजिट हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि जातिवाचक संज्ञा को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में कैसे प्रयोग करेंगे। जो जातिवाचक संज्ञा शब्द है उसको हम व्यक्तिवाचक में कैसे प्रयोग करेंगे, वो आप यहाँ पर देखिए। और मैं आशा करती हूँ कि जितना भी अभी तक पढ़ा है वो आपने नोट डाउन कर लिया होगा यहाँ पर। तो अगला यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। जाति वाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। व्यक्तिवाचक जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग, अपोजिट करना है। अभी तक हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द को जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग करते हुए हमने, अब देखिए यहाँ पर जो अगर आपको एग्जाम में आता है ये वाला लाइन, ठीक है, और आपको कहा जाता है कि जो कर्ण शब्द है वो किस तरह की संज्ञा है, ठीक है, यहाँ पर आपको संज्ञा शब्द छांटना है और संज्ञा का भेद बताना है। अगर आपको ऐसा एग्जाम में आ जाता है, ठीक है, ये वाला अगर आपको वाक्य आता है एग्जाम में कि निम्न में संज्ञा शब्द छांटिए और संज्ञा का भेद बताइए, तो आप अगर अलग ऐसे पढ़ेंगे, आप कहेंगे आजकल कर्ण नहीं कंस मिलते हैं, ठीक है। तो ये कर्ण और कंस यहाँ पर आपके जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग हुए हैं, तो आप इनको यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा कहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको आता है कर्ण महादानी था, केवल कर्ण के बारे में अगर बात हो रही है, कर्ण महादानी था, तो ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। ये एक तरह से आप अंतर भी यहाँ पर बता सकते हैं इन दोनों से। तो अगला है देखिए, जब जातिवाचक संज्ञा अपनी जाति का बोध ना कराकर, ध्यान दीजिएगा, जब जातिवाचक संज्ञा अपनी जाति का बोध
न कराकर। अब कौन बताएगा इसके आगे क्या होता है? क्या होता है जब जातिवाचक संज्ञा अपनी जाति का बोध ना कराकर क्या करती है? किसी एक व्यक्ति के लिए रूढ़ हो जाती है। ठीक है, किसी एक विशेष व्यक्ति के लिए रूढ़ हो जाती है, तब वह क्या बन जाती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। ठीक है, तब क्या होता है कि वो व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, उदाहरण से आपको एकदम से समझ आ जाएगा। उदाहरण देखिए, ठीक है, विपक्ष पार्टी, ठीक है, विपक्ष पार्टी के वरिष्ठ नेताजी ने भाषण दिया। अब यहाँ पर देखिए, हमने कहा विपक्ष पार्टी के वरिष्ठ नेताजी ने भाषण दिया, तो यहाँ पर ये जो आपका शब्द है नेताजी, ठीक है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? जातिवाचक संज्ञा का बोध कर रहा है, क्योंकि किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं दिया है कि कौन से नेताजी ने भाषण दिया। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे कि जो ये आपका जातिवाचक संज्ञा है, नेताजी ने कहा क्या कहा नेताजी ने? तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। नेताजी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अब यहाँ पर विपक्ष पार्टी के वरिष्ठ नेताजी ने भाषण दिया और नेताजी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये जो दोनों आपके शब्द हैं, इनको आप एक तरह से क्लियर कीजिए कि कौन सा शब्द यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग हो रहा है और कौन सा शब्द यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग हो रहा है। तो इस तरह से आज का जो हमारा सेशन है, इसमें हमने काफी सारी चीजें पढ़ ली है, समझ ली है संज्ञा से संबंधित। तो अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में। आज जो भी पढ़ा है उसको घर पर रिवाइज कीजिए, जो होमवर्क दिया है उसको कीजिए। कोई भी डाउट होता है तो उसे नेक्स्ट सेशन में जरूर क्लियर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।